गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ओके। नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर हमने उस पॉइंट पर छोड़ा था जब हिटलर को मौका मिला कि वो जर्मनी में तख्ता पलट कर सके। उन्होंने वीमर रिपब्लिक से सारी गवर्नेंस छीन ली और एक इनेबलिंग एक्ट पास किया, जिसके तहत उन्होंने अपने आप को राजा, वहाँ का डिक्टेटर घोषित किया। अब ड्यूरिंग इससे पहले हिटलर ने एक प्रोपोगेंडा बनाया था कि हम जो ट्रीटी में जो हमने साइन किया था उसका बदला लेंगे। इसके साथ साथ जर्मनी की जो इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से गिर रही थी उसको हम सुधारेंगे, तो जिसकी वजह से उनको वहाँ की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी थी विद 37 वोट्स, ओके। पार्लियामेंट में आने के बाद हिटलर ने जो है वहाँ की पार्लियामेंट का तख्ता पलट करा और वहाँ पे अपने एज ए डिक्टेटर इस्टेब्लिश कर लिया ना, एज ए डिक्टेटर वो बन गए। उसके बाद क्या स्टेप्स लिए हिटलर ने कि जर्मन की इकोनॉमी जो है वो सुधर सके, ओके। तो हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी को रिकवर करने की जिम्मेदारी की इकोनॉमिस्ट को दी, जिनका नाम था हैजमलर साचेट, ओके। मतलब इनकी पॉलिसी ये थी कि फुल प्रोडक्शन हो और जिससे कि फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और जाहिर सी बात है, अब अगर आप फुल आप जैसे हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि जो जर्मनी में जो प्रोडक्शन होता है वो केवल 40% प्रोडक्शन ही होता था। उनकी इंडस्ट्री केवल 40% ही प्रोडक्शन कर रही थी। तो यहाँ पर ये सोच लेके आए थे कि अगर प्रोडक्शन हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप फुल प्रोडक्शन करोगे तो आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे एराडिकेट हो जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हिटलर ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए और उनके फ़ायदे भी हुए। जैसे कि 1933 में जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता से अपने आप को हटा लिया। जैसे कि आज के समय में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उस समय लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था और जिसमें से जर्मनी ने अपनी सदस्यता या फिर वहाँ से वो हट गए थे। 1936 में हिटलर ने सबसे इम्पॉर्टेंट एक जीत हासिल की थी, जिस पर जो राइनलैंड था, जो कि इनका जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल थी, आयरन की, कोल की, राइनलैंड, उस पर्टिकुलर रीजन पर वापस से कब्जा कर लेता है। इसको याद हो हम लोग को, इससे पहले उस पर कब्जा किसने कर रखा था? फ्रांस ने। तो फ्रांस से वो कब्जा छीना और खुद अपने अंडर में ले लिया। तो कहीं ना कहीं अब जो वो ओर्स थी वो अब जर्मनी के अंडर हो गई थी, ओके। अब 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया जो एक कंट्री थी उसको जर्मनी के साथ कर लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया और उस समय एक स्लोगन दिया दैट 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर, यानी कि ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी का हिस्सा बना लिया और उसके ऊपर भी वो शासन करने लगे। और ये स्लोगन दिया कि एक ही नेशन होगा और एक ही उसमें लीडर होगा तो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। फिर हिटलर ने जर्मन स्पीकिंग जो लैंड हुआ करते थे, जिसको कि सुडेंटेलियन लैंड कहा जाता है, जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पीपल्स रहते थे, उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाया और वहाँ पर भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जर्मनी की जो टेरिटरी थी उसको एक्सपांड करने में लग गया। अब बात यहाँ तक आ गई दैट 1939 तक आते आते जर्मनी जो है स्टेट ऑफ वॉर में आ गया। इसमें इन्होंने क्या करा कि 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यूँ बोल सकते हैं यहाँ से ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड की नींव रखी गई है, यानी कि यहाँ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और उस पर्टिकुलर कंट्री पर कब्जा कर लिया, पोलैंड कंट्री पर कब्जा कर लिया। अभी इस कब्जे से फ्रांस और इंग्लैंड जो है काफ़ी गुस्सा हुए एंड एज रिजल्ट फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर घोषित कर दिया और ये तीनों कंट्रीज मीन्स फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ जर्मन के अगेंस्ट वॉर के स्टेट में आ गई और यहीं से ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। सितंबर 1940 में एक 3 पार्टी पैक्ट साइन हुआ, जिसमें 3 कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए सहमति दी गई। अब वो 3 कंट्रीज थी जर्मनी, इटली एंड जापान। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज 3 पार्टी पैक्ट। बेसिकली साइन हुआ था 3 कंट्रीज में, जिन्होंने अपना कंसेंट दिया था कि हम वॉर एक साथ लड़ेंगे और एक ही तरफ से लड़ेंगे, विच द कंट्रीज वर जर्मनी, इटली एंड जापान। जो 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन रशिया पर भी हमला कर दिया,
ओके। अब जैसे इस पर अटैक किया तो उस पर एडवर्सली काफ़ी बुरा डिसीजन था हिटलर का कहीं ना कहीं, बिकॉज रीज़न ये था कि वेस्टर्न पार्ट में वो ऑलरेडी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ युद्ध लड़ ही रहा था। अब ईस्टर्न पार्ट में वो अगर रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि उसने ईस्टर्न पार्ट से रशिया पास में है, तो वहाँ से जब युद्ध लड़े तो वो दोनों तरफ से युद्ध लड़ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा डिसीजन हुआ हिटलर के लिए। एंड एज ए रिजल्ट रशिया ने जो राइनलैंड, जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा ओर वाला पोर्शन था, जहाँ पर आयरन, कोल एंड अदर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज मिल रहे थे, वहाँ पर उनको हराया और उन एरियाज पर भी रशिया ने कब्जा जमा लिया। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बुरा डिसीजन रहा था हिटलर के लिए सोवियत यूनियन पर हमला करना, जिसका इफेक्ट में उनको उठाना पड़ा। एक तो युद्ध तो लड़ाई रशिया से, इसके साथ साथ जो राइनलैंड पर वापस से कब्जा करा था वो वापस से छीन लिया गया और इस बार रशिया ने उन एरियाज पर कब्जा कर लिया। अब ऑन द अदर हैंड यूएसए जो था वो इंटरेस्टेड नहीं था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में वो पार्टिसिपेट करे। रीज़न ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से उसको इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी थी और वो वापस से तैयार नहीं था कि इस वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से वापस से वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करे, जिसको कि हमने ग्रेट डिप्रेशन के नाम से ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों की इफेक्ट की वजह से यूएसए बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल हो या युद्ध में लड़े। ओके, बट यूएसए अपने आप को ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाया, बिकॉज जापान जो है ईस्ट में अपनी पावर्स बढ़ा रहा था। जापान ने इनफैक्ट इंडो चाइना पोर्शन पर कब्जा कर लिया था, जहाँ पर फ्रांस का राज था। ओके, इंडो चाइना, यहाँ पे इंडो और इंडिया और चाइना रिजेंबल नहीं करता है। इंडो चाइना वो वाला पोर्शन है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो रीजन है उसको एंशिएंट टाइम्स में इंडो चाइना पोर्शन कहा जाता था, जो कि आप ब्रीफली क्लास 10th में हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इंडो चाइना में क्या था, इसको इंडो चाइना क्यों कहा जाता था और कौन कौन सी कंट्रीज मैंने आपको बता दी, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, 3 कंट्रीज मिलकर इंडो चाइना नाम की पोर्शन था, जिस पर फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। यहाँ पर मतलब यूँ समझ लो कि फ्रांसी कॉलोनीज थी, जैसे लाइक ब्रिटिशर्स की इंडिया कॉलोनी थी, वैसे फ्रांस की ये कॉलोनी थी इंडो चाइना। अब सिंस जापान ने ईस्टर्न पोर्शन पर अपना पावर्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिए एंड कहीं ना कहीं फ्रांस की कॉलोनीज पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और यूएसए की जो नेवल बेसिस थी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और मजबूर ना चाहते हुए यूएसए को वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट करना हुआ। अब जापान ने नेवल बेसिस पर अटैक करने के लिए जो उनकी यूएसए की जो पर्ली हार्बर बेस था उस पर अटैक कर दिया और इस घटना के बाद 8 दिसंबर 1941 में ऑफिशियली अमेरिका या यूएस जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट हुआ एंड एट द एंड मई 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ। बट लेकिन 2 चीज़ों के साथ ख़त्म हुआ। सबसे पहली चीज़ थी हिटलर की हार और दूसरी हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए ने जो था न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।